दिस। तो आप इसमें नोट्स लिख सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती आपके फिगर्स कैरेक्टर्स पर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने कितने डाले हैं, और ये अनलिमिटेड आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसे जूम इन जूम आउट इस पर आप कर सकते हो। इसमें एडिट करने का आपके पास ऑप्शन रहता है, इसमें कुछ चीज़ ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन रहते हैं, आप जूम कर सकते हो, स्टेटस बार, वर्ड आर्ट, इसको यूज़ कर सकते हो। इससे कई सारी चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसका पेज लेआउट डिसाइड कर सकते हो, लेटर हेड पे उन चीज़ों को डाल सकते हो। ये चीज़ों को सेव करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए एक पर्सनल डायरी की तरह काम करता है नोटपैड। इसे कैसे ओपन करोगे, आप विंडोज़ पर क्लिक करोगे, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे, आप विंडोज़ नोटपैड टाइप करोगे और क्लिक कर दोगे, एंटर क्लिक कर दोगे। इसमें क्या क्या रहता है, नोटपैड विंडो पे सबसे पहले एक टाइटल बार रहता है, फिर मेन्यू बार रहता है, इसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, फिर एक टाइपिंग एरिया रहता है, फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहती है। ये विंडोज़ बनाने के लिए आ सकती है, इसलिए इसे एक बार देख लेना। फाइल मेन्यू, उसमें क्या क्या रहता है, नया ओपन करने के लिए तो कंट्रोल एन आप प्रेस कर दोगे तो नया टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ओ कर दोगे तो जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर दो, सेव एस करने के लिए फाइल ऑप्शन पे जाकर सेव कर दो। पेज सेटअप करने के लिए ऊपर ऑप्शन रहता है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी यूज़ कर दो। द पुल डाउन मेन्यू ऑफ द एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन क्या है, अंडू करने के लिए कंट्रोल, कोई चीज़ आपने करी तो वो जो प्रीवियसली परफॉर्म्ड एक्शन है उससे नलीफाई करता है, अंडू। कंट्रोल जेड प्रेस करके किसी चीज़ को कट करना है, कंट्रोल एक्स, किसी चीज़ को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, डिलीट करना है, डिलीट बटन रहती है डेस्कटॉप पे, उसे आप प्रेस कर दीजिए। सेलेक्ट करना है सारी चीज़ों को, कंट्रोल ए कर दीजिए। टाइम और डेट चेंज करनी, F5 आप कर सकते हो। वर्ड रैप, जब आपको to wrap the text onto the next line so that the length of the text is more than that of the window, the text is distributed in the lines that appears in the window। वर्ड रैप क्या है, अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है और उसका जो साइज़ है, मैंने कोई चीज़ लिखी है और इसके विंडो से बाहर उसका साइज़ जा रहा है, तो मैं वर्ड रैप क्लिक कर दूंगा तो वो चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी विंडोज़ के साइज़ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, खराब दिख रहा है। कुल आप उसका फॉन्ट, अलग अलग चीज़ों का फॉन्ट डिसाइड कर सकते हो, कितना वर्ड का साइज़ रहेगा वो आप फॉन्ट डिसाइड कर सकते हो। सर्च मेन्यू कैसे करोगे, उसमें हेल्प ऑप्शन रहता है, जो अगर आप कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई पैटर्न आपको सर्च करना है तो उसमें हेल्प ऑप्शन पे अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और फाइंड नेक्स्ट करने के लिए आप F3 प्रेस करके अलग नेक्स्ट पोजीशन पे उसे सर्च कर सकते हो उस चीज़ को। हेल्प मेन्यू, F1 प्रेस करिए, आपको हेल्प मेन्यू मिल जाएगा नोटपैड का। और अबाउट अगर आपको जानना है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटपैड की, कैसे वो बना। वर्ड पैड आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये देखो, ये वर्ड पैड को मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने रिप्लेस कर दिया। इसमें पेज लेआउट वगैरह रहता है, इसमें आप चीज़ें डॉक्यूमेंट कर सकते हो। इसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, होम है, व्यू है, अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन जो वर्ड है उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रिसर्च, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम रहता है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। नोटपैड और वर्डपैड की अनलाइक इसमें कई सारे फॉर्मेटिंग और ग्राफिक्स के ऑप्शंस रहते हैं, आप चीज़ों को ऐड और लेस कर सकते हो और बहुत प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो वर्डपैड बटन रहती है, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, रिबन रहती है, जो ऊपर का टूल दिख रहा है फोटो में आपको दिख रहा है वो रिबन रहती है। आप क्रिएट, ओपन और सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, वर्डपैड आप टाइप करिए और क्लिक कर दीजिए वर्डपैड को, फिर आप क्रिएट, ओपन और सेव डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, अगर आपको ओपन करना है कोई चीज़ को तो आप ओपन पे क्लिक करिए और ब्राउज कर लीजिए, जहाँ पर भी आपने जो विंडो का ओपन करना चाहते हैं वो सेव्ड है वहाँ पे उसे ब्राउज कर लीजिए, सेव कर लीजिए। यू हैव टू सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम और फॉर्मेट आप कर लीजिए। फिर कैलकुलेटर के अंदर ये होता है, ये अंदर कैलकुलेटर मुझे करना 1 + 2 = 3, यस, ये होता है कैलकुलेटर। सारे जो बेसिक प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस हैं वो सब कैलकुलेटर के थ्रू हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। जो हमारा ये कैलकुलेटर कर सकता है वो सारी चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है, इफ़ नॉट मोर सारी चीज़ें। इसमें नंबर लॉक वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता है। और उस जो डिस्प्ले सेटिंग है आप उसे भी चेंज कर सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे, विंडोज़ में जाओ, कैलकुलेटर टाइप करो, एंटर कर दो, आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो, वो सारी चीज़ें सेव्ड रहती है। जो अपनी हिस्ट्री, करंट हिस्ट्री कैलकुलेशन उसे देख सकते हो पहले जाके, जो चीज़ आपने पहले करी थी, जो आपने पहले सेव करके की थी, वो मेमोरी कीज़ पे आप सेटिंग बिठा सकते हो, किस चीज़ से क्या करना है वो चीज़ सारी सेटिंग्स आप बिठा सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जब आप देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा यूज़ है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक डर हमेशा से रहा है कि कोई एक बंदा, जो माइक्रोसॉफ्ट है आज की तारीख में, गूगल है आज की तारीख में, कि उनके पास इतना सारा डेटा आ जाएगा और इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि वो इसे इनएक्सेसिबल बना देंगे दूसरे लोगों के लिए। इसके लिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए गए। ये क्या है, ये किस लिए यूज़ करे जाते हैं, इसका एक और नाम है फ्री लिबरेटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं,
ये फ्री भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। फ्री का मतलब क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, और ओपन क्या होता है कि इसका जो सोर्स कोड रहता है वो अवेलेबल रहता है आपके लिए। तो आपके लिए मतलब जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए अवेलेबल। तो जो सोर्स कोड है वो बना कैसे है प्रोग्राम, उससे कोई बंदा देखकर सीख सकता है, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी ला सकता है, उसमें कोई एडवांसमेंट भी ला सकता है, उसमें कोई त्रुटि हो, उसमें कोई गलती हो तो उसे ठीक भी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सिस्टम को डेमोक्रेटिक रखा जा सके, कोई मोनोपोली ना आ सके, अलग अलग फिलोसॉफीज, अलग अलग मेथोडोलॉजीज कंटिन्यूसली डेवलप होती रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो जो फ्रीडम है, दिस फ्रीडम बेनिफिट्स यूजर्स इन मैनी वेज। कैसे? विदाउट एक्सेस टू द कोड एंड द राइट टू मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक द ओपन SUSE वुड नॉट बी पॉसिबल। एक ओपन SUSE सॉफ्टवेयर आया था जिसमें बहुत एडवांस चीज़ें थी और वो ओपन एंड फ्री था। तो अगर आप उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं करते लोगों को, तो लोग उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करके उसे और अच्छा नहीं बना सकते थे। आज एक कंपनी है ओपन AI नाम की, जिसमें इलॉन मस्क ने पहले इन्वेस्ट करा हुआ था, अभी वो उसका इन्वेस्टर नहीं है। आप ChatGPT पढ़ते होंगे तो वो ओपन AI का है। उन्होंने क्या किया था कि जो AI का जो सोर्स कोड है उसे पहले उन्होंने पब्लिक कर दिया था। आज की तारीख में उसे सेल कर रहे हैं, लेकिन पहले वो ओपन था, और उसका काम ये था कि जैसे जैसे AI जनरेट हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो जो ओपन AI है वो उसका एक अल्टरनेटिव मीन्स अवेलेबल रहेगा, जो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। कोई भी ऐसा AI जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ रहेगा तो ओपन सोर्स उसका एक काउंटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। फिक्स द सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गलती है तो उसमें कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो आप उसे फिक्स कर सकते हो, कोई बग्स हैं तो उसे आप फिक्स कर सकते हो। नो एंड कंट्रोल व्हाट इज़ गोइंग ऑन, द एबिलिटी टू नो एंड कंट्रोल व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है सॉफ्टवेयर में, वो आपको पता रहेगा। उसके बाद टेक्निकल बेनिफिट जो रहते हैं वो क्या रहता है, पीयर रिव्यू होता रहता है। जो किसी ने काम करा है उसे कोई दूसरा बंदा चेक कर रहा है, तो साइंटिफिक रिसर्च इस तरह काम करते हैं और चीज़ें बेटर होती रहती हैं। लेकिन जो प्रोप्राइटरी कोड रहते हैं, मतलब जिसे शेयर नहीं करा जाता, जिसे प्राइवेट रखा जाता है, तो उसमें सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है, और उस कोड को कोई कभी भी कंपनी के बाहर का बंदा शायद ही देख पाता है, और कंपनी के अंदर के भी लोग कम ही देख पाते हैं, जो अपर लेवल के लोग हैं वो देख पाते हैं। तो उसमें एडवांसमेंट नहीं हो पाता है, और अगर हो भी पाता है तो बहुत धीरे होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक कुछ लोग हैं वही उसे देख सकते हैं। शेयर करना मतलब आपके फ्रेंड्स नेबरहुड में आप इसे शेयर कर सकते हो, और जब शेयरिंग होती है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि उसमें इंप्रूवमेंट होता है, बहुत लोग उसका काम भी लेते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। आप कई सारा कंपनीज जैसे नोवेल एंड रेड हैट, ये अमेरिकन कंपनीज हैं, वो एक दूसरे को काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हो इनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और जैसे बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। एक सॉफ्टवेयर है OS है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है OBS बोल के, ये ओपन सोर्स है, ये स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ यूट्यूब के साथ ये काम करता है, और ये ओपन सोर्स है। सभी लोग जो भी स्ट्रीम करता है, जो भी चीज़ यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, करीब करीब सभी यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अभी कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस ऐसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स रहते हैं जो डैमेज करते हैं हमारे हार्ड डिस्क के कंटेंट्स को, कंप्यूटर के ऑपरेशन को। ये स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रहते हैं जो स्प्रेड करते हैं अक्रॉस डिस्क्स एंड नेटवर्क्स बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। दे कैन प्रोड्यूस अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट्स, कंप्यूटर पे अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट्स बना सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है हमने देख लिया, होता क्या है, मीनिंग उसकी देख लिया, अभी डेफिनेशन और अलग अलग इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। वायरस क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रहता है जो पिगीबैक्स करता है ऑन रियल प्रोग्राम्स, रियल प्रोग्राम की तरह ही दिखता है, प्रोग्राम को अटैक करता है, लेकिन रियल प्रोग्राम की तरह ही दिखता है, उनका ही पार्ट बन के आता है सिस्टम के अंदर, लेकिन बाकी सिस्टम को, उसके प्रोग्राम्स को, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? किसी चीज़ को करप्ट कर देगा, अपने आप की कॉपीज़ बनाता रहेगा, डेटा विदाउट परमिशन सिस्टम में से निकाल लेगा, इस तरह की चीज़ें करता है सॉफ्टवेयर। हाँ, वायरस सॉफ्टवेयर इस तरह की चीज़ें करता है। दीज इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम हार्मलेस टू डेवास्टेटिंग। जो वायरस के इफेक्ट है वो कई बार हार्मलेस भी होते हैं, क्योंकि ऐसे ही होते हैं वायरसेस, और कई कई बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरसेस भी होते हैं। एक ट्रोजन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम भूल गया। उन्होंने क्या करा था, एक पूरे बैंक का सिस्टम वायरस डाला बैंक के सॉफ्टवेयर में, और उसे पूरा हैक कर दिया, और बोला आप कोई ऑपरेशन नहीं होगा, अगर आपने इतना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र नहीं करा तो हमको पूरा डेटा डिलीट कर देंगे 1 मिनट में। बैंक को पैसे देने पड़े, कोई पुलिस साइबर कैफे कुछ नहीं कर पाई, आखिरकार उनको पैसे देने पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और बदला लेने के लिए भी आप किसी के सिस्टम में वायरस डाल दो, सिस्टम करप्ट हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा बहुत भारी। तो जैसे कि बहुत सारे अनोइंग मैसेज आपको पॉपअप आते रहते हैं स्क्रीन में, वो वायरस की वजह से होता है। आपकी मेमोरी रिड्यूस हो जाती है, हार्ड डिस्क आपकी इरेज हो जाती है, फाइल्स ओवर रिटर्न डैमेज हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाता है डेटा में, वो सब वायरस की वजह से होता है। डेफिनेशन क्या होती है?
वायरस क्या होता है? वायरस इज अ प्रोग्राम, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है उसे हम वायरस कहते हैं। क्या क्या टाइप्स रहते हैं वायरस के? जो वायरस है उसके टाइप्स क्या होते हैं? अलग अलग दो मॉड्यूल्स में उसके टाइप्स को डिफाइन करा गया है। एक बार सर्च मॉड्यूल में, एक होता है कॉपी मॉड्यूल में। सर्च मॉड्यूल मतलब जो अलग अलग वो इन्फेक्शन टारगेट्स ढूंढता है, मतलब टारगेट को चूज करता है फिर उसे इन्फेक्ट कर देता है। और कॉपी मॉड्यूल क्या होता है? वो जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने लगता है, जिससे डेटा रिडंडेंट हो जाता है, फाइल साइज बढ़ जाता है और इनकन्वीनियंस होता है यूज़र को। फिर ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, उसके नेबरिंग उसका दुश्मन था, उसने उसको एक हॉर्स भेजा, हॉर्स की मूर्ति भेजी, उसके अंदर उसने अपने सिपाही भेज दिए, तो उसकी सारी सिक्योरिटी को बाईपास करके वो मूर्ति के अंदर बैठ के अंदर चले गए। उनको पता नहीं चला वो अपीयर कैसे कर रहे थे मूर्ति की तरह, लेकिन उसके अंदर उसके सिपाही बैठे हुए थे। वो राज के अंदर घुस गए, उस रात में सबको खत्म कर दिया और उसके किले को जीत लिया। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? इट अपीयर्स, उसका अपीयरेंस कैसा रहता है? हैविंग अ यूजफुल एंड डिजायर्ड फंक्शन, उसका फंक्शन रहता है, एडवर्टाइज करता है खुद को इस तरह के जैसे वो एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन सीक्रेटली वो प्रोग्राम परफॉर्म करता है अनडिजायर्ड फंक्शंस को। वो रेप्लिकेट करता है अपने आप, इधर नीदर रेप्लिकेट करता है ना कॉपीज बनाता है अपनी, वो डैमेज करता है आपके सिस्टम को। ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हॉर्स मस्ट बी sent by someone or carried by another program and make arrive in form of a joke program or software of some sort. चार्जिंग खत्म हो रही थी, चार्जिंग पे लगा लिया। जो मैलिशियस फंक्शनैलिटीज रहती है ट्रोजन फोर्स की, वो अनडिजायरेबल रहती है किसी भी यूजर्स के लिए, और ये नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल्स को बाईपास कर लेता है जब उसे एक्सेस मिल जाता है तब। वर्म क्या होता है? वर्म वो होता है जो अपनी कॉपीज बनाने लगता है, किसी भी प्रोग्राम में घुसता है, एक किसी भी ईमेल के साथ, किसी भी पेन ड्राइव के साथ, किसी भी मैक्रो के साथ घुसता है और फिर अपनी कॉपीज बनाना चालू कर देता है और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके सारी चीज़ों को डैमेज कर देता है। मैप्सन आपने नाम सुना रहेगा, वर्म का बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? वो वायरस जो अटैच करता है खुद को एज पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क, अटैच करता है इटसेल्फ टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क दैट इज रेड बाय द कंप्यूटर अपॉन द बूट अप। दीज वायरसेस आर नॉर्मली स्प्रेड बाय द फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। जब कंप्यूटर रन करता है अपने आप को तो हार्ड डिस्क का पार्ट की तरह रन हो जाता है और पूरे सिस्टम में रन करता है। और कैसे स्प्रेड होता है? हार्ड डिस्क से, और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से वो स्प्रेड होता है। मैक्रोवायरसेस आर वायरसेस that use another application's macro programming language to distribute itself। दूसरे प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कई बार वो रिडंडेंट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो वो इसकी वजह से होते हैं। मेमोरी रेसिडेंट वायरस, ये क्या रहते हैं? वो कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी में रहते हैं, मतलब रैम में चले जाते हैं। दे आर इनिशिएटेड फ्रॉम वायरसेज विच रन ऑन द कंप्यूटर एंड दे स्टे इन द मेमोरी आफ्टर इट्स इनिशिएटिंग प्रोग्राम क्लोजेस। रूटकिट वायरस क्या रहता है? इट इज एन अनडिटेक्टेड वायरस विच अटेम्प्ट्स टू अलाउ समवन टू गेन कंट्रोल। किसी और को एक्सेस देने की कोशिश करता है ये, जब और डिस्गाइज रहता है, ट्रोजन्स की तरह काम करता है और किसी थर्ड पर्सन को एक्सेस दे देता है जबकि वो ऑथराइज नहीं है उसका। फिर पॉलीमॉर्फिक वायरसेस आर नॉट ओनली रेप्लिकेट तो करते ही अपने आप को, लेकिन साथ साथ चेंज भी कर देते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का। जब भी वो अपना डिजिटल सिग्नेचर चेंज भी कर देते हैं हर बार जब वो रेप्लिकेट होते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फिर लॉजिक बॉम्ब्स एंड टाइम बॉम्ब्स, ये क्या होते हैं? ये कॉन्टिजेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है कि वो अगर सिस्टम में चला गया तो वो ब्लास्ट करेगा मतलब सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, वो अफेक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह रहता है और उसको जिसने प्रोग्राम करा है वो उसका टाइम फिक्स करता है। डायरेक्ट एक्शन वायरसेस क्या है? जो स्पेसिफिक कंडीशंस जब मेट होती हैं तो वो रन कर जाते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं डायरेक्टरी को। जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आएगी तब तक वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा और कोई एक्शन नहीं करेगा। ओवरराइड वायरसेस वो क्या करते हैं? वायरस ऑफ दिस काइंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइल दैट इज इन्फेक्टेड, रेंडरिंग पार्शियली और टोटली यूजलेस वंस दे आर इन्फेक्टेड। जब कोई चीज़ को वो अफेक्ट करते हैं तो वो उसे पूरी तरीके से यूजलेस कर देते हैं या पार्टली यूजलेस कर देते हैं जिस चीज़ को उन्होंने अफेक्ट कर दिया। फिर डायरेक्टरी वायरसेस, वो चीज़ों का पाथ चेंज कर देते हैं। डायरेक्टरी वायरसेस जो हैं वो चीज़ों का पाथ चेंज कर देते हैं, तो फिर उसे लोकेट करना उस फाइल को बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मेटामॉर्फिक वायरसेस होते हैं जो अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं।
रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने आप को। वो उनकी जो इनिशियल प्रोग्रामिंग हुई है वो तो ठीक, जब वो किसी प्रोग्राम में घुसते हैं तो अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग इट्स ओन कोड इनटू टेम्पररी रिप्रेजेंटेशन, एडिट द टेम्पररी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटसेल्फ एंड देन राइट इटसेल्फ बैक टू द नॉर्मल कोड अगेन। एक टेम्पररी कोड में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो डिटेक्ट ना हो, और फिर वापस अपने आप को रिकोड कर सकते हैं जिस प्रोग्राम में जिस तरीके से वो अपने आप को रिकोड करना चाहते हैं। फाइल इन्फेक्टर्स, ये क्या होते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स को और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। ये इनका डैमेजिंग इफेक्ट रहता है किसी भी प्रोग्राम में अगर ये एक्टिवेट हो गए तो। मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस जो हैं वो इसी टाइप के रहते हैं। कंपेनियन वायरस, ये क्या होते हैं? वो अकम्पनी करते हैं दूसरे फाइल्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उसके साथ ही रहते हैं और फिर बाद में रन करते हैं। वो वेट करते हैं मेमोरी में जब तक कि कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है। उन्हें कहते हैं रेसिडेंट वायरसेस। जो एक्ट करते हैं इमीडिएटली अपनी कॉपीज बना के, उसे डायरेक्ट एक्शन वायरसेस कहा जाता है। दो टाइप के हो गए रेसिडेंट वायरसेस, जो वेट करते हैं कंडीशंस का रन करने का, किसी प्रोग्राम को स्पेसिफिक कंडीशन आने का, तब जाके वो रन होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो डायरेक्ट घुसे और वैसे अपनी कॉपीज बनाना चालू कर देते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। स्क्रिप्ट वायरसेस, स्क्रिप्ट वायरसेस कौन से होते हैं? जो स्क्रिप्ट को वायरसेस दीज आर रिटर्न इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट, अलग अलग वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट में लिखे रहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में BAT, PHP में इन्हें लिखा जाता है, HTML फॉर्मेट वगैरह में इन्हें लिखा जाता है, और स्पेसिफिकली मेड वायरसेस रहते हैं। ईमेल वायरसेस जो ईमेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली सेंड होते हैं। अगर आपकी ईमेल पे वायरस आ जाए और आपका ईमेल अपने आप 1000 लोगों को ईमेल सेंड करने लगे तो आपको कितनी दिक्कत होने लगेगी। फिर इसके लिए एंटीवायरस को यूज़ करा जाता है। एंटीवायरस क्या है? वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करते हो प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए मालवेयर को आपके सिस्टम में से, मालवेयर को अपने सिस्टम में से, उसे हम कहते हैं एंटीवायरस। पर्पस क्या क्या रहता है एंटीवायरस का? प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को फ्रॉम गेटिंग मेलिशियस वायरसेस, वेबसाइट्स, ईमेल से। एक इट कंसिस्ट ऑफ अ फायरवॉल जो स्कैन करता है और रिमूव करता है जो भी आपको वायरसेस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करता है। प्रिवेंट एन इन्फेक्शन बाय फाइंडिंग एंड रिमूविंग द इन्फेक्शन, ये एंटीवायरस करता है। इसमें टू वे फायरवॉल रहती है जो डिनाई भी करती है और ग्रांट भी करती है एक्सेस। किस फाइल को कितना एक्सेस देना है वो डिनाई कर देती है अगर उसको कोई ज़रूरत नहीं है तो, अगर उसे लग रहा है कि वो इन्फेक्टेड है, और ग्रांट भी कर देती है जितनी रिक्वायर्ड एक्सेस है उतना। इन्फेक्शस चीज़ों को हटाती है, जो पॉपअप्स होते हैं उसे बंद करती है, और इरेगुलर बिहेवियर को बंद करती है। डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन ये हुई कि एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज्ड फॉर स्कैनिंग एंड रिमूविंग द वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर्स। यही डेफिनेशन याद करिए ना, सिंपल है। जो एंटीवायरस है वो मेजर करता है द फाइट अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरसेस इन्वॉल्व्स 5 काइंड्स ऑफ काउंटिंग मेजर्स। सबसे पहले प्रिपरेशन, वो देखता है इंक्लूड्स मेकिंग बैकअप्स ऑफ ऑल्सो, जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका सबसे पहले बैकअप बना लेगा। फिर प्रिवेंशन देखेगा, वो प्रिवेंशन देखेगा कि वो यूज़र की अवेयरनेस करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, जेन्युइन रूल्स बनाएगा, हार्ड डिस्क ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा कि जो चीज़ अनआइडेंटिफाइड सोर्स से कोई चीज़ डाउनलोड मत करो। यूज़र को अवेयर करेगा कि ये चीज़ इन्फेक्टेड हो सकती है। फिर डिटेक्ट करेगा कौन कौन सी चीज़ आपके पास वायरस है, उसको रिपोर्ट करेगा आपके पास। फिर कंटेनमेंट, जो चीज़ इन्फेक्टेड है उसको एक स्पेसिफिक जगह पे जाके सेव कर देगा, उसे आइसोलेट कर देगा। और रिकवरी, कि उसमें से जो चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, जो चीज़ इन्फेक्ट है उसे डिसइंफेक्ट करके जो चीज़ें आप रिकवर कर सकते हो उन्हें रिकवर करता है। एग्जांपल्स क्या क्या है एंटीवायरस के? सबसे अच्छा एग्जांपल आज की तारीख में इंडिया में क्विकहिल है मेरे हिसाब से। कौन कौन से एग्जांपल है? नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकफ्री वायरस स्कैन प्लस है, AVG एंटीवायरस है, ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी और बिट डिफेंडर। इस तरह के अलग अलग हैं। इसमें ये क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि US प्राइस में दिए हुए हैं, इसे डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। एग्जांपल्स के आप नाम याद कर लो। अपने इंडिया में क्विकहिल चलता है, अपने इंडिया में AS चलता है, मैकएफी चलता है, नॉर्टन चलता है। ये 3-4 नाम आप याद कर लो। समरी हुई जो हमने पढ़ा उसकी। अभी क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो आपको डिफाइन करना है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम अपने को बनाना है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं हमने देखा था फर्स्ट क्लास में। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन के क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर क्या रहती है, जनरेशन कौन कौन सी रहती है कंप्यूटर में, मेमोरी कैसी रहती है, क्या क्या उसके टाइप्स रहते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय वायरस, एंटीवायरस क्या होता है अभी जस्ट हमने देखा। फिर अलग अलग टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या रहती है, विद सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमें बताना है। उसके बाद रैम एंड रोम में डिफरेंस का हमने एक टेबल देखा था पूरा, रैम इधर रोम इधर, वो क्या होता है। फिर अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के होते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका डायग्राम हमें बनाना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हार्डवेयर
और यूज़र के बीच में आता है। शॉर्ट नोट लिखना है डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल पर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, सर्च कैसे करते हैं, रिसाइकल बिन फाइल क्या होता है, कॉन्फ़िगर स्क्रीन क्या होती है, उसकी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूज़ करा जाता है, और हमें डिस्क्राइब करना है अलग अलग एप्लीकेशंस को जिसमें पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर एंड वर्ड पैड इंक्लूडेड है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस वॉज इट, दिस आवर चैप्टर। गुड नाइट, बाय बाय।